पश्चिम बंगाल में जो हालात चल रहे हैं वो कहना गलत नहीं होगा उससे कि तृणमूल कांग्रेस इस मोमेंट पर बड़ी एक स्टिकी विकेट पर है और एक क्राइसिस सिचुएशन में है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये क्राइसिस जो तृणमूल कांग्रेस इस मोमेंट पर बंगाल में फेस कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बल्कि वो है मुस्लिम पार्टीज़ की राइज होने से, जो इस मोमेंट पर मुस्लिम वोट बैंक जो ममता बनर्जी का है उसके ऊपर एक थ्रेट बनने की संभावना जता रहा है। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश हम करेंगे। 1951 में वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी सेंसस के मुताबिक वो थी 19.4 उस समय जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने वेस्ट बंगाल में अक्सर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को वोट किया, क्योंकि उस समय वही एकमात्र केवल डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी। और उसको वोट मिलने के कारण से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को नर्चर और सपोर्ट किया। नर्चर और सपोर्ट करने के लिए एक अपीजमेंट का सहारा लिया गया, क्योंकि सबसे पहले तो जो पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन की एक सिंपैथी कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट करके उस वोट बैंक के अंदर अपनी प्रेजेंस जताने की कोशिश करी। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए मुस्लिम अपीजमेंट के तहत सबसे इम्पोर्टेंटली हिंदू मैरिजेस के जो लॉज थे उनको पहली बात तो कोडिफाई किया गया, और उस पूरे की पूरी प्रक्रिया में इस्लामिक लॉज जो थे मैरिजेस को लेकर उनको कम्प्लीटली डिलिबरेटली आउट रखा गया। तो जब मुस्लिम लॉज को टच नहीं किया गया, हिंदू लॉज को डिलिबरेटली यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया गया, तो उससे पोलराइजेशन एकदम स्पष्ट हुई। इसके बाद मुस्लिम अपीजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ का सहारा लिया गया। वक्फ का सिर्फ एक्ट पास नहीं किया गया, बल्कि जिस प्रकार से वक्फ को मैनेज करने के लिए वाकिफ्स जिनको अपॉइंट किया गया उनको अक्सर पॉलिटिकल वोट बैंक का सहारा दिया जाता था, और पॉलिटिकल वोट बैंक के तहत ये इंश्योर किया जाता था कि जितने भी वहाँ पर वाकिफ़ होंगे उन सारे के सारे वाकिफ्स को जो है वो बेसिकली एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के सहारे से ही उनको सपोर्ट और समर्थन मिलेगा। इसके साथ साथ उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने डिलिबरेटली जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, डिस्पाइट कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के मेंशन था कि आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए भारत में, उस चीज़ को डिलिबरेटली दबा के रखा गया। और साथ ही में मदरसाज के अंदर फंडिंग बढ़ाई गई, इमाम्स को लेकर जो भट्टा दिया गया, उससे एक पूरी की पूरी मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक के लिए अपनी प्रेजेंस बनाई। लेकिन बंगाल की राजनीति में 1970s के डेकेड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव ये था कि 1970s में कम्युनिस्ट पार्टी CPIM का राइज हुआ। जब कम्युनिस्ट्स वहाँ पर आए, वामपंथिक सोच वहाँ पर बढ़ी, तो वामपंथियों ने अपने आप को एक बड़े गजब के नज़रिए से पेश करके मुस्लिम वोट बैंक को कैप्चर किया। कैसे? उन्होंने अपने आप को डिलिबरेटली नास्तिक बताया। आज जितने भी वामपंथिक हैं आप देखोगे कि प्राउडली अपने आप को वो नास्तिक कहते हैं, लेकिन नास्तिक कहने के साथ साथ उनका एक कॉमन एजेंडा जो वामपंथियों का बंगाल में भी था वो था कि वो सिर्फ हिंदुओं को, सनातन धर्म को गलियाते थे। और ये उनका एक कॉमन DNA का प्रॉब्लम है जो आज तक पूरे विश्व के हर वामपंथी को लेकर अगर आप देखें तो वो कॉमन रहेगा, वो चाहे भारत हो, बंगाल हो, केरल हो, कहीं पर भी हो। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब वामपंथियों ने अपने आप को वहाँ पर पोजीशन इस तरीके से किया तो वामपंथियों ने भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बदलाव किए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अगर हम देखें तो एक बड़ी प्यारी किताब है। इस किताब के ऑथर का नाम गौर कीजिए, इनका नाम है तौसीफ अहमद मलिक। तौसीफ अहमद मलिक ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, और यदि आप चाहें तो कृपया करके इस किताब को डाउनलोड करके PDF इसका पढ़िएगा। तौसीफ अहमद मलिक की किताब का नाम है इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस ऑफ मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल। इस किताब में तौसीफ अहमद मलिक साहब ये कहते हैं सबसे पहले कि जब CPIM की सत्ता बंगाल में आई, जब उसने कांग्रेस पार्टी को वहाँ से हटाया तो उसने लैंड रिफॉर्म्स का सहारा लिया। लैंड रिफॉर्म्स में मुसलमानों को बंगाल में जब लैंड मिलने लगी, उस दौरान ज़मीन के इस प्रकार के ये जो रिफॉर्म्स हुए थे, इन रिफॉर्म्स के तहत जब ज़मीनें मुसलमानों को ग्रामीण लेवल पर मिली तो इससे एक पहली बात तो परमानेंट वोट बैंक उनका क्रिएट हुआ। और यहाँ पर इस परमानेंट वोट बैंक में उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि पॉलिटिकल विचारधारा का सहारा लेते हुए एक इकोनॉमिक प्रोग्राम को
अपनी पॉलिटिकल विचारधारा के साथ जोड़कर मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करी। इसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि 1989 में तौसीफ अहमद मलिक की किताब में ये लिखा है कि एक सर्कुलर CPIM ने उस समय रिलीज़ किया, और ये सर्कुलर था जिसमें ये बात बोली गई कि जितने भी आज की डेट में मुस्लिम इन्वेडर्स को लेकर कंट्रोवर्शियल चीज़ें टेक्स्ट बुक्स में लिखी हैं वो बंगाल बोर्ड के अंदर नहीं पढ़ाई जाएंगी, उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। यदि उन्होंने किसी प्रकार का हिंदुओं पे अत्याचार किया हो या किसी प्रकार से उन्होंने कुछ मंदिर वगैरह तोड़े हों जिनकी लाखों की मात्रा में रिकॉर्डेड एविडेंसेस अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डेलिबरेटली ओमिट की गई, अवॉइड की गई, ताकि इस वोट बैंक में किसी प्रकार से कोई सेंध ना लगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये पर्टिकुलर पार्टी ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर पकड़ बनाई तो ये पकड़ यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस आई तो यहाँ पर आई ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के पास ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए जाकर गूगल पे मास्टर्स डिग्री है इस्लामिक हिस्ट्री में। इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर स्किल को इवेंचुअली फिर जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करी। अब वो चीज़ कैसे हुई? वो चीज़ हुई बहुत पेक्यूलियर तरीके से। सबसे पहले तो मुसलमानों को ममता बनर्जी की तरफ से OBC कोटा देने की एक मुहिम चलाई गई। इस OBC कोटा के प्रक्रिया को जब उन्होंने अंजाम दिया तो सबसे बड़ी बात है कि ये OBC कोटा इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि 2024 में पहली बात तो कोलकाता के हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को नलीफाई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 2006 से 2011 तक यदि हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश ये की गई कि 35 नई क्लासेस, 35 न्यू क्लासेस को OBC कैटेगराइजेशन में डाला गया, लेकिन इनमें से 34 क्लासेस जो थी वो मुस्लिम्स की थी। सिमिलरली 2012 में ममता बनर्जी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया कि यदि किसी भी ज़िले में, किसी भी इलाके में 10% से अधिक अगर उधर उर्दू स्पीकर्स की पॉपुलेशन है तो उस पर्टिकुलर एरिया में उर्दू जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तहत डिक्लेयर कर दी जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि इमाम भट्टा जो है क्लेरिक्स का, मौलानाओं का, उसको बेसिकली रेगुलर बेसिस पर बढ़ाया गया। तो यहाँ पर कहने की अगर आप कोशिश जो हम कह रहे हैं उसको समझे ध्यान से, तो वो ये है कि किसी भी पार्टी ने, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे यहाँ पर कम्युनिस्ट हो, या उसके बाद आए तृणमूल की पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल के पूरे इतिहास में माइनॉरिटी अपीजमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जिसको छोड़ा नहीं। हर एक पार्टी ने माइनॉरिटी अपीजमेंट अपने तरीके से किया, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया। आज सेंसस की प्रक्रिया जब अंजाम हो चुकी है भारत में, आने वाले लगभग 1 साल के अंदर सेंसस के फिगर्स जब रिलीज होंगे, अनुमान ये लगाया जाता है कि 30 से 30 to 33% पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। और जो सपोर्ट और समर्थन वो कांग्रेस से लेकर यहाँ तक एक अपीजमेंट लेवल पर मिला, वो सिर्फ अब गेम यहाँ आकर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ देखी जा रही है। और वो पेक्यूलियर चीज़ ये है कि यहाँ पर राइज हो रहे हैं नए कॉम्पिटिटर्स। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस का कोई वजूद बंगाल में नहीं है। वो अगर इस बार भी 0 लाए तो वो उसके लिए 0 सीट्स लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, एंड वो इस पर्टिकुलर गोल को बरकरार रखेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कम्युनिस्ट की, कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़ी सी सीटें आने की अनुमान लगाई जाती है, बट वो रियलिटी क्या होगी वो किसी को नहीं पता। रियलिटी तो खैर जब चुनाव की प्रक्रिया होगी तभी पता चलेगा। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात कि जितना भी मुस्लिम पक्ष अभी तक तृणमूल कांग्रेस के साथ जो जुड़ा हुआ था, वो तृणमूल की जो पूरी की पूरी मुस्लिम वोट बैंक थी, इस मोमेंट पर अनुमान लगाया जाता है कि वो वोट बैंक बहुत अग्रेसिवली टूट रहा है। टूटने का कारण क्या है? क्या मुस्लिम इस मोमेंट पर जो पश्चिम बंगाल में है 30 से 33% की पॉपुलेशन, क्या वो ममता बनर्जी से निराश है इतनी ममता बनर्जी की मास्टर्स डिग्री होने के बाद भी? नहीं। इस मोमेंट पर प्रॉब्लम बंगाल में ये है कि वहाँ पर राइज है मुस्लिम्स की अपनी नई पार्टीज़ का, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉम्पिटिटर जो ममता बनर्जी को इस मोमेंट पर झेलना पड़ रहा है वो है ऑल इंडिया मजलिस AIMIM,
ओवैसी की जो पार्टी है, पहली बात तो। दूसरा वहाँ पर है इंडियन सेकुलर फ्रंट, और तीसरा है वहाँ पर आम जनता यूनियन पार्टी। अब ये जो 3 नए कॉम्पिटिटर्स हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल इस्लाम का एक बड़ा पेक्यूलियर राइज हुआ। इस पॉलिटिकल इस्लाम के पेक्यूलियर राइज में हमने ऑब्जर्व किया कि एक पार्टी जिसका नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो वहाँ पर इमर्ज हुई। इंडियन सेकुलर फ्रंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका फाउंडर है अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी ये वही व्यक्ति है, ऑन रिकॉर्ड जाकर यूट्यूब पे देखिए, कि इसने 2021 में पश्चिम बंगाल में अल्लाह को प्रार्थना करते हुए ये मांग करी थी कि यहाँ पर जब भारत में कोरोना आ चुका है तो हे अल्लाह 50 करोड़ यहाँ पर जो है भारतीय नागरिक इस कोविड की बीमारी से और महामारी से मर जाए। इस व्यक्ति ने एक पार्टी जो क्रिएट करी इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये उस इंडियन सेकुलर फ्रंट का लीडर है। और दूसरी बात, भंगर विधानसभा सीट जो है इसने चुनाव में पिछले जीती भी थी। इसके बाद आती है दूसरी पार्टी जो है बेसिकली आम जनता यूनियन पार्टी। ये पार्टी है तृणमूल के ही एक पूर्व यहाँ पर एमएलए हुमायूं कबीर की, जो हुमायूं कबीर बेसिकली तृणमूल से टूटकर आम जनता यूनियन पार्टी बनाता है। ये पार्टी उसने पिछले साल बनाई। इस पार्टी का गठन इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि इसने एक मुहिम चलाई कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा। और तीसरी यहाँ पर जो अभी हमने बात करी वो थी AIMIM, यानी कि ओवैसी की पार्टी। तो कहने का मूल रूप से मकसद समझिए, बंगाल एक बड़े पेक्यूलियर पॉइंट पर है। पेक्यूलियर पॉइंट बंगाल का ये है कि यहाँ पर इस मोमेंट पर ऐतिहासिक तौर से कांग्रेस एक जगह पर, CPIM दूसरी जगह पर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर था हमारा तृणमूल कांग्रेस। इन तीनों की तीनों पार्टियों का जो यहाँ पर ग्रेजुअली एक मुस्लिम वोट बैंक को नर्चर करने का गेम चला, वो गेम अब इवेंचुअली यहाँ पर 3 नई पार्टीज जो हैं, इस्लामिक पार्टीज जो मुस्लिम्स की अपनी पार्टीज आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में एक सेंध लगाने के लिए दिख रही हैं। इस रीज़न से यहाँ पर हुमायूं कबीर की पार्टी हो या सेकुलर फ्रंट हो या फिर आज की डेट में AIMIM हो, अनुमान लगाया जाता है कि तीनों पार्टियों का कुल मिलके जो इम्पैक्ट आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों में देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 50 से 60 सीटों का अरिथमेटिक हो सकता है कि ऑल्टर करे, हो सकता है ना भी करे, पर एक अनुमान लगाया जरूर जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में बंगाल में ये कहना फिर फाइनली गलत नहीं होगा कि मुस्लिम्स अब इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि उनको जो एग्जिस्टिंग पार्टीज थी उनसे हटकर अब वो अपनी पार्टीज बनाकर यहाँ पर अपनी पार्टीज के तहत एक स्ट्रीट वीटो प्राप्त करना चाहते हैं। और बंगाल इसके लिए एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। यदि ये एक्सपेरिमेंट आज बंगाल में सक्सेसफुल होता है तो इसका अगला एप्लीकेशन होगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद इसका अगला एप्लीकेशन होगा क्रिश्चियन पार्टीज के तहत पंजाब में। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई है, बंगाल एक लेबोरेटरी बनना, उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट होना, पंजाब में एक्सपेरिमेंट का सीमेंटिंग होना, और फाइनली फिर जाकर ये आंध्र प्रदेश में जहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, और तमिलनाडु जहाँ पर विजय, जो कि एक नया पॉलिटिकल एक्टर जिसका रियल नाम विजय नहीं विजय जोसेफ है, लेकिन वो ये चीज़ डिलिबरेटली इलेक्शन की रैलीज में नहीं बोलेगा क्योंकि उसको हिंदू वोट इस मोमेंट पर प्राप्त होना है। तो ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लेवल पर चर्न देखने को मिल रहा है। ये पॉलिटिकल चर्न जो ये नए लेवल की पार्टीज क्रिएट कर रहा है, ये रीजनल पार्टीज नहीं, ये रिलीजियस पार्टीज हैं। अभी तक भारत में यदि रीजनल पार्टीज होती थी, अब भारत रीजनल पार्टीज से हटकर रिलीजियस पार्टीज की ओर जा रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, ये लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेगा। धन्यवाद।